नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई में अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9 की हिंदी। क्लास 9 की हिंदी में आज हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर वाच्य। तो वाच्य का अर्थ मैंने आप लोगों को बताया था, बोलने का विषय। तो देखिए, वाच्य जो है वो आपके आने वाले जो क्लास 10 है उसका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है और 9th क्लास में भी आपको वाच्य परिवर्तन संबंधित प्रश्न एग्जाम में आएंगे। और आप जब छोटी क्लासेस में होते हैं तब भी आप वाच्य और वाक्य जरूर पढ़ते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर वाच्य क्या होते हैं ये आपको बताया था लास्ट सेशन में। वाच्य का अर्थ है बोलने का विषय, यानी कि अगर आप कोई वाक्य बोल रहे हैं, ठीक है, जैसे हमने कहा वाक्य क्या होता है, तो पहले वाक्य की परिभाषा मैंने आपको बताई थी। वाक्यों के भेद भी मैंने आपको बताए, जितने भेद होते हैं वाक्यों के। तो उसके बाद वाक्य के भेद और वाच्य के भेद में अंतर होता है, ठीक है। वाच्य और वाक्य में भी अंतर होता है, ये भी मैंने आपको बताया है। और वाक्य होता है कि जब आप शब्दों को व्यवस्थित क्रम में लिखते हैं, शब्दों को सार्थक क्रम में लिखते हैं तो उन्हें कहते हैं वाक्य। जब आप शब्दों को व्यवस्थित और सार्थक क्रम में लिखते हैं तो उन्हें कहते हैं वाक्य। और जब आप किसी भी वाक्य में बोलने का विषय क्या है, यानी कि वाक्य किसके आधार पर बोला जा रहा है, वाक्य किसके आधार पर बोला जा रहा है, जब आप ये सोचकर यहाँ पर बात करते हैं तो उसे कहते हैं वाच्य। क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। अर्थात बोलने का विषय क्या है। जैसे मैंने यहाँ पर काफी सारे एग्जाम्पल आपको दिए। मोहन पुस्तक पढ़ता है, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया राकेश द्वारा गेंद से खेला जाता है। उसके बाद हमने यहाँ पर पढ़ा सीमा से गाया नहीं जाता। तो हमने देखा कि तीन जो सेंटेंस है, तीनों जो वाक्य है, तीनों की क्रियाएं जो है अलग अलग है, तीनों वाक्यों की क्रियाएं अलग अलग है। तो क्या हमने देखा कि क्यों क्रियाएं अलग अलग है? क्रियाएं अलग इसीलिए है क्योंकि तीनों वाक्यों में बोलने का विषय, अर्थात जिसके बारे में बात की जा रही है, जो बोलने का मुख्य विषय है, वो अलग है। जैसे हमने पहले वाले में देखा, मोहन पुस्तक पढ़ता है। मैं, जो आपका पढ़ता है शब्द है वो मोहन के हिसाब से लिखा गया है, मोहन के आधार पर लिखा गया है। तो मोहन क्या है? करता है, काम करने वाला व्यक्ति है। जो मोहन पुस्तक पढ़ता है लिखा गया है, तो मोहन आपका काम करने वाला व्यक्ति है, अर्थात करता है। तो इसीलिए ये आपका कृतवाच्य है। उसी तरह से राकेश द्वारा गेंद से खेला जाता है, ठीक है। अब देखिए, राकेश जो है अब वो थोड़ा सा साइड हो गया है। यहाँ पर मेन जो पार्ट है वो है गेंद से खेला जाता है। तो यहाँ पर कर्म प्रधान है। इसी तरह से सीमा से गाया नहीं जाता। तो सीमा और गाना कुछ भी यहाँ पर प्रमुख नहीं है। यहाँ पर उसका जो भाव है कि उससे गाया नहीं जाता, वो यहाँ पर प्रमुख भाव है, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर परिभाषा बनाई कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में कर्ता कर्म या भाव के अनुसार प्रकट हुई है। क्या? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वह वाक्य में कर्ता कर्म अथवा भाव के आधार पर यहाँ पर एक तरह से भाव के आधार पर की गई है, प्रकट की गई है, तो उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के भेद, तो अब जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया कि वाक्य में कर्ता कर्म अथवा भाव की प्रधानता के आधार पर, कहीं पर कर्ता की प्रधानता, कहीं पर कर्म की प्रधानता, कहीं पर भाव की प्रधानता के आधार पर वाच्य के 3 भेद होते हैं। कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो देखिए, यहाँ पर हमने सबसे पहले कृतवाच्य को पढ़ा था। तो देखिए, ये इस तरह से हम यहाँ पर वाच्यों को समझेंगे। किस तरह से समझेंगे आप देखिए। देखिए, हमने कहा वाच्य
अर्थ है वाच्य का अर्थ है बोलने का विषय अतः क्रिया के, जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव। ठीक है, यहाँ पर हमें पता चलना चाहिए कि क्रिया का मुख्य विषय क्या है, कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है। ठीक है, तो उसे ही हम कहते हैं वाच्य। और देखिए वाच्य के 3 भेद, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। यानी कि जहाँ पर बोलने का मुख्य विषय, क्रिया का मुख्य विषय यदि कर्ता है तो वो है कृतवाच्य, क्रिया का मुख्य विषय यदि कर्म है तो वो है कर्मवाच्य, क्रिया का मुख्य विषय यदि भाव है तो वो है भाववाच्य। तो इसी के आधार पर हमने यहाँ पर 3 भेद भी वाच्य के बताए हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने लास्ट सेशन में आपको कृतवाच्य बताया था। कृतवाच्य यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर काम करने वाले व्यक्ति की प्रधानता होती है, अर्थात जो क्रिया का यानी कि बोलने का जो मुख्य विषय होता है वो कौन होता है, कर्ता होता है। इसमें क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है तथा क्रिया के लिंग वचन भी कर्ता के अनुसार होते हैं, उसे कृतवाच्य कहते हैं। सीमा कपड़े सी रही है और धोबी कपड़े धो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने देखिए किस आधार पर बताया, हमने यहाँ पर बताया धो रही है, सी रही है और धो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने सबसे पहले क्रिया देखी, तो क्रिया जो है वो किसके आधार पर है, सीमा कपड़े सी रही है। ठीक है, सी रही है, तो ये क्रिया जो है वो सीमा यानी कि कर्ता के आधार पर है, इसीलिए ये कृतवाच्य है। बिल्कुल उसी तरह से धोबी कपड़े धो रहा है, धो रहा है, तो धो रहा है जो है वो आपका कर्ता के आधार पर, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कर्ता जो है वो एक स्त्रीलिंग है, एक वचन है, इसीलिए क्रिया भी स्त्रीलिंग और एक वचन में लिखी गई है। यहाँ पर कर्ता जो है वो पुल्लिंग है और एक वचन है, इसीलिए क्रिया भी पुल्लिंग और एक वचन में लिखी गई है। तो इसी तरह से हमने यहाँ पर कर्म वाच्य के भी बारे में पढ़ा था। जैसे कर्म वाच्य में मैंने बताया इसमें क्रिया का सीधा संबंध किससे होता है, कर्ता से ना होकर कर्म से होता है, क्योंकि ये क्या है, कर्म वाच्य है। तो इसमें क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से ना होकर कर्म से होता है। इन वाक्यों में कर्ता कर्म की स्थिति में होता है। क्रिया के लिंग वचन पुरुष सब कर्म के अनुसार लिखे जाते हैं, यानी कि यहाँ पर कर्ता, कर्ता यानी कि काम करने वाले व्यक्ति की कोई भी प्रधानता नहीं होती, काम करने वाले व्यक्ति की कोई भी एक तरह से यहाँ पर विशिष्टता नहीं होती, केवल कर्म की प्रधानता होती है। तो जो क्रिया लिखी जाती है वो कर्म के आधार पर होती है। ठीक है, तो जैसे हमने कहा राघव से भोजन किया जाता है, राघव से भोजन किया जाता है, दादी द्वारा कहानी सुनाई जाती है, दादी द्वारा कहानी सुनाई जाती है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप कृतवाच्य से, अभी आप वाच्य परिवर्तन जब सीखेंगे उसमें आप देखेंगे कि कैसे हम कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाएंगे। यानी कि कृतवाच्य क्या है, सामान्य सा वाक्य है जिसमें कर्ता प्रधान होता है और क्रिया के लिंग वचन सब कर्ता के अनुसार होते हैं। और कर्मवाच्य जो है उसमें कर्ता की प्रधानता नहीं होती है, उसमें कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया के लिंग वचन जो भी होते हैं वो सब कर्म के अनुसार होते हैं। ठीक है, तो अब हम जब वाच्य परिवर्तन देखेंगे तो तब हम देखेंगे कि कैसे हम कर्मवाच्य कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाएंगे। ठीक है, क्या विशेषता है कर्मवाच्यों की। उसके बाद मैंने यहाँ पर लास्ट आपको बताया था भाववाच्य। तो भाववाच्य मैंने आप लोगों से कहा था कि आप भाववाच्य को स्वयं लिखकर लाएंगे, क्योंकि दो अभी तक आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं, तो भाववाच्य जो है बहुत ही ज्यादा सरल है, बहुत ही इजी है, अगर आप लोगों को ये समझ आ गया हो तो। ठीक है, तो भाववाच्य क्या होता है एक बार हम यहाँ पर जान लेते हैं, भाववाच्य किसे कहते हैं। देखिए अब इसमें क्या लिखेंगे, इसमें क्रिया का संबंध, इसमें क्रिया का संबंध
इसमें क्रिया का संबंध कर्ता और कर्म से ना होकर, इसमें क्रिया का संबंध कर्ता और कर्म से ना होकर किससे होता है? भाववाच्य है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इसको लिखकर लाएंगे घर से। तो इसमें क्रिया का संबंध ना तो कर्ता से होता है ना ही कर्म से होता है, किससे होता है? होकर भाव से होता है। अब देखिए भाव से होता है तो यहाँ पर कुछ तो डिफरेंस होगा ही। तो क्या क्या आप याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो याद रखेंगे कि यहाँ पर ना तो कर्ता प्रधान है ना ही कर्म प्रधान है, यहाँ पर भाव की प्रधानता है। और देखिए इसमें जो क्रिया के लिंग वचन होते हैं, ठीक है, इसमें क्रिया के लिंग वचन, अब देखिए क्योंकि जब कर्ता के अनुसार था तो क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार थे, जब कर्म के अनुसार था तो क्रिया के लिंग वचन कर्म के अनुसार थे। लेकिन यहाँ पर इसमें क्रिया के लिंग और वचन, इसमें क्रिया के लिंग और वचन कर्ता और कर्म के अनुसार ना होकर, किसके अनुसार होता है? अन्य पुरुष पुल्लिंग और एक वचन ना होकर अन्य पुरुष, ये ध्यान रखिएगा, अन्य पुरुष और वचन हमेशा, लिंग हमेशा पुल्लिंग, लिंग हमेशा पुल्लिंग और वचन हमेशा एक वचन, वचन हमें लिंग एक हमेशा पुल्लिंग और वचन हमेशा एक वचन, एक वचन, यानी कि जो भाववाच्य होगा उसमें हमेशा क्या होगा? अन्य पुरुष होगा, पुल्लिंग होगा और एक वचन होगा। ठीक है, स्त्रीलिंग या आपका एक द्विवचन या एक वचन या बहुवचन इस तरह से नहीं होगा, आपका हमेशा एक वचन में ही रहते हैं। क्रिया के लिंग और वचन जो है वो कर्ता कर्म के अनुसार ना होकर अन्य पुरुष पुल्लिंग और एक वचन में ही रहते हैं। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा मेन पॉइंट है। और देखिए इसमें मुख्य रूप से अकर्मक क्रिया होती है। इसमें मुख्य रूप से अकर्मक क्रिया, यानी कि आपके जितने भी भाववाच्य होंगे वो ज्यादातर कैसे होंगे? अकर्मक क्रिया होती है, यानी कि इन सेंटेंसेस जो भाववाच्य है इसमें हमेशा अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, और एक बहुत ही जरूरी बात इनके बारे में जो याद रखनी है वो क्या है कि साथ ही प्रायः देखिए प्रायः कहा है लेकिन हमेशा नहीं। ठीक है, अक्सर कहा है लेकिन हमेशा नहीं। प्रायः ही निषेधार्थक वाक्य
ही भाववाच्य कहलाते हैं। साथ ही प्रायः निषेधार्थक वाक्य ही भाववाच्य कहलाते हैं। तो ये आपने याद रखना है कि जो निषेधार्थक वाक्य होते हैं, निषेध प्रकट करने वाले वाक्य होते हैं। अब देखिए, निषेध प्रकट करने वाले निषेधार्थक वाक्य क्या होते हैं? जो नहीं कहते हैं, नहीं का बोध कराते हैं, निषेधार्थक। तो एक बार ध्यान से पढ़िए, इसे ध्यान से समझिए कि इसमें क्रिया का संबंध कर्ता और कर्म से ना होकर किससे होता है? भाव से होता है। इसमें क्रिया के लिंग वचन कर्ता और कर्म के जैसे ना होकर, के अनुसार ना होकर, अन्य पुरुष, पुल्लिंग और एक वचन में ही रहते हैं। इसमें मुख्य रूप से अकर्मक क्रिया होती है और वाक्य प्रायः निषेधार्थक होते हैं। काफी चीजें इसमें याद रखनी है। सबसे जरूरी चीज जो आपने याद रखनी है कि जो इसमें लिंग और वचन होते हैं वो कर्ता कर्म के अनुसार नहीं होते, वो होते हैं अन्य पुरुष, पुल्लिंग। लिंग हमेशा पुल्लिंग होगा, वचन हमेशा एक वचन होगा, और प्रायः जो वाक्य होंगे वो अकर्मक होंगे, यानी कि कर्म उपस्थित नहीं होगा, और ज्यादातर वाक्य इसके निषेधार्थक होते हैं। जैसे हमने यहाँ पर कहा था, सीमा से गाया नहीं जाता। ठीक है, तो ज्यादातर वाक्य जो होते हैं वो निषेधार्थक होते हैं, निषेध प्रकट करने वाले होते हैं। तो एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिख लीजिए। उदाहरण के लिए, उससे पढ़ा नहीं जाता। उससे पढ़ा नहीं जाता। सीमा से खाया नहीं जाता। तो देख सकते हैं आप, जो दोनों एग्जाम्पल हमने यहाँ पर दिए हैं, दोनों ही वाक्य प्रायः निषेधार्थक है, निषेध प्रकट करने वाले हैं। जैसे उससे पढ़ा नहीं जाता, सीमा से खाया नहीं जाता। ठीक है, तो दोनों ही वाक्य क्या है? निषेध प्रकट करने वाले हैं, नहीं का बोध कराने वाले हैं, निषेधार्थक है। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर जो वाच्य है उसको उसके बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा। तो जैसे मैंने आपको बताया, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो अभी हम यहाँ पर तीनों वाच्य बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, यानी कि कृतवाच्य भी हमने पढ़ लिया किसे कहते हैं, कर्मवाच्य भी हमने पढ़ लिया किसे कहते हैं, भाववाच्य भी हमने पढ़ लिया किसे कहते हैं। तो देखिए, आगे जब हम बढ़ेंगे तो आगे सबसे पहले यहाँ पर बिल्कुल इसी तरह से देखिए, कृतवाच्य के एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं। तो जैसे कृतवाच्य के एग्जाम्पल मैंने दिए थे कि जहां पर कर्ता प्रधान होता है, जहां पर कर्ता प्रधान होता है उसे कृतवाच्य कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने कहा कि मुन्ना सोता है, रामू पुस्तक पढ़ता है। रामू एक वचन और क्या है? पुल्लिंग है। तो यहाँ पर क्रिया भी बिल्कुल एक वचन और पुल्लिंग है। मुन्ना सोता है, ठीक है, एक वचन पुल्लिंग। इसी तरह से ये कृतवाच्य यहाँ पर कंप्लीट होता है। कृतवाच्य के बाद हमने कर्मवाच्य पढ़ा तो कर्मवाच्य में हमने कहा कि किसान से हल चलाया जाता है। अब यहाँ पर किसान की वैल्यू नहीं है, यहाँ पर हल चलाए जाने की वैल्यू है, यानी कि यहाँ पर कर्म की वैल्यू है। किसान से हल चलाया जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से बच्चों से फुटबॉल खेला जाता है। अगर देखिए ये आपका कर्मवाच्य कृतवाच्य होता तो ये होता, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं।
अगर ये आपका कृतवाच्य होता तो ये कुछ इस तरह से होता, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे किसान से हल चलाया जाता है, तो किसान हल चला रहा है, ये आपका कृतवाच्य होता। लेकिन ये कर्म वाच्य है, यहाँ पर कर्ता की प्रधानता नहीं है, यहाँ पर कर्म की प्रधानता है, यहाँ पर कर्म प्रमुख है। तो किसान से हल चलाया जाता है में हल जो है आपका कर्म है, चलाया जाता है वो हल के हिसाब से लिखा हुआ है। इसी तरह से बच्चों से फुटबॉल खेला जाता है, यहाँ पर खेला जाता है कर्म यहाँ पर प्रधान है, कर्म की प्रधानता दिखाई गई है। ठीक इसी तरह भाव की प्रधानता यहाँ पर है, तो भाव की प्रधानता देखिए भाववाच्य क्या होते हैं, ये यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ हमने दिया कि जब क्रिया का रूप कर्ता कर्म के अनुसार ना होकर भाव के अनुसार होता है तब वहां पर भाववाच्य होता है। एग्जाम्पल देखिए, नानी से चला नहीं जाता, नानी से चला नहीं जाता। अब देखिए यहाँ पर नानी से चला नहीं जाता, ये एक भाव है कि वो चल नहीं पाती है। ठीक है, ये एक भाव है कि नानी जो है वो चल नहीं पाती है। इसी तरह से रागिनी के दादाजी से पढ़ा नहीं जाता। ठीक है, रागिनी के दादाजी से पढ़ा नहीं जाता, ये क्या है, भाव है, दोनों ही क्या है, भाव है। यानी कि यहाँ पर आपका कर्ता और कर्म, और कर्म तो यहाँ पर ज्यादातर नहीं होता। जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि अगर रागिनी के दादाजी से पढ़ा नहीं जाता तो ये बिल्कुल यहाँ पर कर्म कहीं पर भी नहीं है। अगर मैं कहूँ रागिनी के दादाजी से अखबार नहीं पढ़ा जाता या पुस्तक नहीं पढ़ी जाती तो तब आप कह सकते हैं। तो ये वाक्य भी आपका अकर्मक है और साथ ही आपका निषेधार्थक भी है, निषेध भी प्रकट कर रहा है कि रागिनी के दादाजी से पढ़ा नहीं जाता, नानी से चला नहीं जाता, तो ये भाव को प्रकट कर रहा है। अब जो इसमें हमारा जो आगे आता है टॉपिक वो है आपका वाच्य परिवर्तन। वाच्य के भेद हम पढ़ चुके हैं, तो अगला जो हमारा यहाँ पर टॉपिक आता है वो आता है वाच्य परिवर्तन। कैसे आप वाक्यों को बदलेंगे, कृतवाच्य से कर्मवाच्य, कर्मवाच्य से भाववाच्य, और कर्मवाच्य से भाववाच्य बनाना, कृतवाच्य से भाववाच्य बनाना, ये सारी चीजें हम यहाँ पर सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। पहला जो है कुछ इस तरह का, तो देखिए यहाँ पर है कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। ये बहुत ही ज्यादा इजी है, बहुत ही ज्यादा सरल है। जैसे कृतवाच्य जो है उसमें कर्म के लिंग और वचन क्रिया को कर्म के अनुसार बदल दिया जाता है। अब यहाँ पर क्योंकि वो कृतवाच्य था तो वहां पर जो क्रिया के लिंग वचन थे वो कर्ता के अनुसार थे। अब लेकिन जब कर्मवाच्य है तो क्रिया के लिंग वचन कर्म के अनुसार हो जाएंगे। ठीक है, मैंने पत्र लिखा, मैंने पत्र लिखा, तो ये मैं कह रही हूं मैंने पत्र लिखा, यानी कि कर्ता कह रहा है, तो यानी कि लिखा जो है वो क्या है, कर्ता के अनुसार लिखा। मुझसे पत्र लिखा गया, मुझसे पत्र लिखा गया। अब यहाँ पर पत्र की प्रधानता है कि पत्र लिखा गया, मुझसे पुस्तक लिखी गई, मुझसे निबंध लिखा गया। अब देखिए आप यहाँ पर जो भी कहेंगे वो आपका कर्ता के अनुसार होगा। ठीक है, वह दिन में दूध पीता है, वह दिन में दूध पीता है, तो ये आपका कृतवाच्य है। वह दिन में दूध पीता है, वह जो है वो एक वचन है और पुल्लिंग है, तो बिल्कुल उसी दूध पीता है, बिल्कुल उसी की तरह लिखा गया है यहाँ पर। और उसके द्वारा, उसके द्वारा दिन में दूध पिया जाता है, उसके द्वारा दिन में दूध पिया जाता है, दूध पिया जाता है, कर्म यहाँ पर बताया है। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर परिवर्तित करेंगे, चेंज करेंगे।
तो यहाँ पर अब आप हेडिंग डालेंगे वाच्य परिवर्तन। ठीक है, अब आप हेडिंग डालेंगे वाच्य परिवर्तन। तो देखिए मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपको दे दिए वाच्य परिवर्तन संबंधित। अगर आपको वाच्यों में बहुत अच्छे से आपको एक तरह से क्लियरिटी अगर आ गई है तो आप बहुत आसानी से वाच्य परिवर्तन कर सकते हैं। देखिए वाच्य परिवर्तन जो यहाँ पर आपका एक है, देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम कर्म वाच्य कृत वाच्य से कर्म वाच्य बनाएंगे। वाच्य परिवर्तन में हम सबसे पहले कृत वाच्य से कर्म वाच्य बनाएंगे। कृत वाच्य से कर्म वाच्य बनाना। कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। अब देखिए आपको पता है कि कृतवाच्य क्या होता है। कृतवाच्य जहां पर कर्ता की प्रधानता होती है और कर्मवाच्य जहां पर कर्म की प्रधानता होती है। तो अगर आपको एक कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाना है तो उसके लिए आपको क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं। पॉइंट्स सबसे पहले है कर्ता। जो कृतवाच्य से आप बनाएंगे तो कर्ता के साथ, यानी कि जो काम करने वाला व्यक्ति है कर्ता जो है, कर्ता के साथ आप या तो से या तो द्वारा या फिर के द्वारा, या तो से या द्वारा या के द्वारा जोड़ दिया जाता है। से या द्वारा या के द्वारा जोड़ दिया जाता है। से द्वारा या के द्वारा जोड़ दिया जाता है। किसके बाद, किसके साथ, किसके साथ जोड़ा जाता है, कर्ता के साथ। किसके साथ जोड़ा जाता है, कर्ता के साथ। जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल आपको दिया था कि, अभी मैं एग्जाम्पल यहाँ पर दूंगी आपको। तो जैसे मैंने यहाँ पर कहा, ये आपका लिया कृतवाच्य और ये आपका लिया कर्मवाच्य। एक आपका लिया कृतवाच्य, एक आपका लिया कर्मवाच्य। ठीक है, तो अब हमने कहा कि कर्ता के साथ से जोड़ दिया जाता है। कर्ता के साथ से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए सोनू पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, ये बहुत ही सरल सा कृतवाच्य है। सोनू पुस्तक पढ़ता है। सोनू आपका कर्ता है, पुस्तक पढ़ता है, यानी कि पढ़ता है जो है वो आपकी क्रिया है और उसको हमने यहाँ पर सोनू यानी कि कर्ता के आधार पर लिखा गया है। और अब हमने कहा कि इसी को कृतवाच्य को ही हमने कर्मवाच्य बनाना है, यानी कि हमने यहाँ पर कर्म की प्रधानता दिखानी है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि जो हमारा वाक्य है वो कृत वाक्य है, क्योंकि सोनू पुस्तक पढ़ता है में क्रिया कर्ता के आधार पर लिखी गई है। क्रिया के लिंग वचन कर्ता के आधार पर है। तो इसको कृत वाच्य से कर्म वाच्य बनाने के लिए से हमने जोड़ना है। तो देखिए से या द्वारा जोड़ेंगे, सोनू से, सोनू से पुस्तक पढ़ी जाती है। पढ़ी जाती है। ठीक है, सोनू से पुस्तक पढ़ी जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं से हमने जोड़ा, किसके बाद जोड़ा हमने से, हमने कर्ता के बाद से जोड़ा। तो हमने बात शुरुआत में ही बताया था कि कर्ता के साथ से द्वारा या के द्वारा हम जोड़ेंगे। तो बिल्कुल इसी को मैं एक और तरीके से आपको यहाँ पर बताऊंगी।
सोनू द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। सोनू द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। तो देखिए यहां पर हमने द्वारा शब्द का प्रयोग किया। केवल एक एग्जाम्पल मैंने अभी तक आपको दिया है कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाने का। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या कहा, कृतवाच्य है। कृतवाच्य यानी कि जहां पर कर्ता प्रधान होता है, काम करने वाला व्यक्ति प्रधान होता है, लेकिन जो आपका कर्मवाच्य होता है फिर उसमें क्या होता है, कर्म की प्रधानता हो जाती है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपकी क्रिया है वो क्या होता है, वो कर्ता के अनुसार हो जाती है, कर्म के अनुसार हो जाती है। क्रिया किसके अनुसार हो जाती है, फिर कर्म के अनुसार हो जाती है। सोनू से पुस्तक पढ़ी जाती है या सोनू द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। ठीक है, और ये कहाँ लगेगा, ये सीधे सीधे कर्ता के बाद लगेगा। तो यहाँ पे कर्ता कौन है, सोनू है। उसके तुरंत बाद हमने से या द्वारा या के द्वारा हमने जोड़ दिया। क्लियर, एक तरीका पता चल गया आपको कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाने का। एक तरीका पता चल गया, बहुत ही आसान, सबसे इजी तरीके से आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं कृतवाच्य से कर्मवाच्य में। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल हम इसके लेते हैं। एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया, जैसे अब देखिए कर्म के बाद धातु में आ अथवा या जोड़ दिया जाता है। ये दूसरा पॉइंट है, कर्म के बाद धातु में आ अथवा या जोड़ दिया जाता है। ठीक है, हमने क्या कहा, कर्म के बाद धातु में आ अथवा या जोड़ दिया जाता है, आ अथवा या जोड़ दिया जाता है। और हमने यहाँ पर कहा धातु में, तो सबसे पहले आप मुझे बताइए धातु किसे कहते हैं, जल्दी फटाफट, धातु किसे कहते हैं। अभी हमने यहाँ पर काफी सारा जो व्याकरण के हमारे काफी सारे टॉपिक्स हैं वो हमने डिस्कस कर लिया है। मुझे लगता है व्याकरण का लगभग हमारा कोर्स यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। काफी सारी चीजें हैं हमने जो रिवाइज भी कर ली है यहाँ पर, और मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ कि धातु किसे कहते हैं। धातु कहते हैं क्रिया के मूल रूप को, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि लिख, पढ़, चल, खा, जा, गा, सो। ठीक है, ये सब क्या है, ये क्रिया के मूल रूप है। ये क्या है, क्रिया के मूल रूप है। लिख, पढ़, चल, खा, जा, सो, गा। ठीक है, ये क्रिया के मूल रूप है, उसे धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। तो हमने कहा कर्म के बाद धातु में, एक तो हमने वहां पर चेंज कर दिया पीछे, और दूसरा जो धातु है यानी कि जो क्रिया का मूल रूप है उसमें हम जोड़ देंगे आ या। जैसे हमने कहा कि सोनू पुस्तक पढ़ता है, क्या कहा, सोनू पुस्तक पढ़ता है। तो सोनू से पुस्तक पढ़ी या चला, जैसे हम कि सोनू चलता है तो सोनू से चला जाता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, आपका आ या हमने यहाँ पर जोड़ना है, और इस तरीके से भी हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं कर्मवाच्य को कृतवाच्य में। एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ और उसके बाद आप उसको घर से चेंज करके लाएंगे। रमेश टीवी देखता है। नोट डाउन कीजिए इसे और चेंज करके लाएंगे घर से। रमेश टीवी देखता है, और दूसरा वाक्य है हमारा, पहला है रमेश टीवी देखता है, और दूसरा है, ये मैंने पहले भी कभी आपको एग्जाम्पल दिया होगा इस तरह का,
कबूतर आकाश में उड़ रहे हैं। कबूतर आकाश में उड़ते हैं यहां पर लिख लेंगे हम। कबूतर आकाश में उड़ते हैं। तो ये दोनों हैं आपके, ये दोनों क्या है, ये दोनों है आपके कृतवाच्य। क्या है, कृतवाच्य। और इनको आपने चेंज करना है कर्मवाच्य में, जरूर परिवर्तित करके लाएं। और फिर कुछ और एग्जाम्पल भी हम देखेंगे कि किस तरह से हम कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाएंगे। ये आपका होमवर्क है, इनको चेंज करके लाएंगे कृतवाच्य से कर्मवाच्य में। और क्या करना है हमने, कर्म के बाद धातु, धातु में जैसे हमने कहा उड़ते हैं और देखते हैं, तो यहाँ पर हमने कहा आ या जोड़ेंगे। तो यहाँ पर धातु क्या है, देख और उड़। धातु क्या है, मैं अंडरलाइन कर देती हूं, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है, उड़ और देख। ठीक है, ये दोनों है यहाँ पर धातु। तो इनमें आपने ता अथवा या जोड़ना है और इसको परिवर्तित करना है कृतवाच्य से कर्मवाच्य में। और एक आपको एग्जाम्पल यहाँ पर दिया था, यहाँ पर बताया है कि आपको कर्ता के साथ से द्वारा और के द्वारा जोड़ना है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने आज वाच्य पूरी तरह से पढ़ लिए हैं, यानी कि वाच्यों के तीनों भेद पढ़ लिए हैं। और वाच्य परिवर्तन भी हमने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है अपना टॉपिक। अभी आगे भी इसमें काफी सारी चीजें हैं कि कैसे आप कर्म वाच्य से भाववाच्य बनाएंगे, कृत वाच्य से भाववाच्य बनाएंगे। तो उसको हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। आज जितना भी पढ़ा है उसको घर पर रिवाइज करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।